नमस्ते, कैसे हो आप लोग। तो भारत में पावर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर रोज इसी तरह के जरूरी टॉपिक्स पर आपको जागरूक करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत की आबादी बढ़ रही है, हम टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं और इन सब चीजों के लिए एक ही चीज चाहिए, बिजली। मतलब फोन चार्ज करने से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने तक बिजली के बिना तो अब गुजारा ही नहीं है। और इसी डिमांड को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा, एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। साल 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोयले पेट्रोल को छोड़कर दूसरे सोर्सेज से बनाने का टारगेट है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज हम हैं कहाँ, ये जानना बड़ा मजेदार है। आज भी हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा कोयले से आता है। रिन्यूएबल्स जैसे सोलर और विंड तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी वो अभी सिर्फ 3% पर अटकी हुई है। तो आप सोचिए, इस 3% से 500 गीगावाट के लक्ष्य तक का सफर कितना बड़ा है। एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना है। तो इस बड़े गैप को भरने के लिए और क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, और वो दांव है न्यूक्लियर पावर। अच्छा, तो न्यूक्लियर पावर में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी का एक साफ सुथरा सोर्स है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बिना कार्बन फैलाए 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली दे सकता है। ये सोलर या विंड की तरह नहीं है कि सूरज डूबा तो बिजली बंद या हवा रुकी तो पंखा बंद। ये लगातार चलता रहता है। और सरकार इसको लेकर मजाक नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से सीरियस है। प्लान ये है कि 2030 तक जो हमारी 7.5 गीगावाट की कैपेसिटी है, उसे 3 गुना कर दिया जाए। और 2047 तक जब भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तब तक तो इसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी का लक्ष्य है। ये सब उसी बड़े गोल का हिस्सा है जिसमें 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से लानी है। तो चलिए अब उन कंपनियों से मिलते हैं जो इस पूरे न्यूक्लियर सपने को हकीकत में बदलने वाली हैं। मतलब इस बड़ी सी मशीन के सबसे जरूरी पुर्जे कौन हैं? ये है हमारी न्यूक्लियर ड्रीम टीम, BHEL जो पावर हाउस मैन्युफैक्चरर है, वालचंदानगर इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल कोर इक्विपमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, पावर मेक प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और टाटा पावर जो भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। सबसे पहले बात BHEL की। ये सरकारी कंपनी टर्बाइन और जनरेटर जैसे बड़े बड़े उपकरण बनाती है। साथ ही रिएक्टर के कुछ बहुत ही जरूरी कंपोनेंट्स भी सप्लाई करती है। और सबसे बड़ी बात, BHEL 6 नए हाई पावर प्लांट्स बनाने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इतना जरूरी काम करने के बावजूद पिछले 1 साल में बेल का स्टॉक 12% नीचे चला गया है। अजीब बात है ना? अब आते हैं वालचंदनगर इंडस्ट्रीज पर। ये कंपनी तो पिछले 40 साल से भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की एक अहम पार्टनर रही है। ये रिएक्टर के दिल जैसे, यानी सबसे जरूरी हिस्से बनाते हैं। ये सही मायनों में कोर इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन यहाँ भी मार्केट का मूड कुछ और ही कह रहा है। इतने क्रिटिकल रोल के बावजूद पिछले 1 साल में वालचंदनगर का स्टॉक 30% तक गिर गया है। ये इस सेक्टर में जो उथल पुथल है उसे और भी साफ दिखाता है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स का। अब ये कंपनी सीधे न्यूक्लियर इक्विपमेंट नहीं बनाती, बल्कि उनके लिए जरूरी बिल्डिंग और फाउंडेशन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। और हाँ, ये भी भारत रूस की उस बड़ी डील का हिस्सा है। और पैटर्न यहाँ भी वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर होने के बाद भी पावर मेक का स्टॉक पिछले 1 साल में 10% नीचे चला गया। और आखिर में बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर एक दूर की सोचने वाली कंपनी है। वो भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी छोटे और ज्यादा सुरक्षित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में एंट्री के मौके तलाश रही है। लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी पॉलिसी में बदलाव का इंतजार है, ताकि प्राइवेट कंपनियां भी इस सेक्टर में आ सकें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर जैसा बड़ा नाम भी इस ट्रेंड से नहीं बच पाया। इसका स्टॉक भी पिछले 1 साल में 11% नीचे है। तो सवाल यही उठता है कि भाई
एक तरफ इतना बड़ा मौका है, सरकार का पूरा जोर है, तो दूसरी तरफ मार्केट में ये गिरावट क्यों है? क्या चल रहा है? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए रियलिटी चेक का टाइम है, क्योंकि यहाँ जितने बड़े इनाम हैं उतने ही बड़े जोखिम भी हैं, और इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जोखिम है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स रिस्क। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल बना रहे हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए लगेंगे और ये सारा पैसा आपको पहले दिन से लगाना पड़ेगा, जबकि कमाई कब शुरू होगी इसका कोई भरोसा नहीं। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। पैसा और कई साल लग जाते हैं और इसी लंबे इंतजार से इन्वेस्टर्स घबराते हैं। तो ये है एक निवेशक की असली दुविधा। एक तरफ इनाम है, ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश, क्योंकि हम सिर्फ 3% पर हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट है और रूस के साथ बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है। पर दूसरी तरफ जोखिम है, बहुत ज्यादा शुरुआती खर्चा, इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा और सबसे बड़ी बात, सरकारी नीतियों पर निर्भरता। सरकार की एक पॉलिसी बदली और पूरा खेल बदल सकता है। तो हमने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। बड़ा मौका, बड़े खिलाड़ी, मार्केट के कंफ्यूजन और बड़े जोखिम। अब सवाल ये है कि आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? और ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, भारत में न्यूक्लियर स्टॉक्स का भविष्य क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑप्शन ए, ये रॉकेट बनकर चांद पर जाएंगे, या ऑप्शन बी, नहीं भाई, इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक और जरूरी बात, तेज अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां हम जानकारी बहुत तेजी से आप तक पहुंचा सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दी फाइनेंस फायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।